हाय एवरीवन, वेलकम टू एनएफए नेट क्लासेस। कल हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सीख रहे थे। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा, एक बार वीडियो देख लीजिए क्योंकि वो आगे काम आते जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक कंसेप्ट को क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो वही कंसेप्ट आएगा, उससे रिलेटेड कंसेप्ट भी यूज होंगे। तो अभी हम स्पेसिफिकली बोरेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत सारे टाइप के कंपाउंड्स हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग बोरेन्स देखेंगे। बोरेन्स में क्या होगा, बोरॉन और हाइड्रोजन से बने हुए जो भी कंपाउंड रहेंगे उनको हम बोरेन्स बोलेंगे। जैसे B2H6 हो गया, B3H8, इस तरह से हम लोग बहुत सारे कंपाउंड्स देखेंगे। और फिर क्या हम लोग देख रहे हैं, कार्बोरेन्स और हेट्रोबोरेन्स। कार्बोरेन्स मतलब जिसमें बी बोरॉन और हाइड्रोजन तो है ही, उसके साथ अगर कार्बन इंक्लूडेड है तो कार्बोरेन, कार्बन के जगह कोई दूसरा आइटम इंक्लूडेड है तो हेट्रोबोरेन्स। ठीक है, कार्बोरेन्स स्पेसिफिकली कार्बन से रिलेटेड रहता है, वो भी हेट्रोबोरेन्स के अंदर ही आता है। नेक्स्ट क्या है, मेटलोबोरेन्स। जो हम लोग कंपाउंड पढ़ रहे हैं अभी ओएमसी में, वो सारे कंपाउंड जो अभी हम लोग देख रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह निकालना, उसके साथ अगर बोरेन्स जुड़ गया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटलोबोरेन्स। जैसे COCO3 के साथ C3B2H5 जुड़ गया है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स। तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ बोरेन्स। ठीक है, जो भी बोरेन्स होंगे उनका हम लोगों को स्ट्रक्चर निकालने आएगा। कैसे निकालेंगे अब देखते हैं। मान के चलिए जैसे BnHn है, एग्जाम्पल मैं देती हूँ। B2 है तो हाइड्रोजन भी 2 है। ठीक है, B3 है तो हाइड्रोजन भी 3 है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स किस में आएंगे, हाइपर क्लोजर स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पर क्या है, B2H2 के बाद प्लस का 2, मतलब 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो कि उसमें एक्स्ट्रा थे। ठीक है, तो उसके कारण क्या हो गया, B2H2 प्लस 2, मतलब B3H3 प्लस 3 के फॉर्म में आएंगे, तो ये सुपर क्लोजो। वैसे ये क्या हो जाएंगे, BnHn, मतलब जैसे मान के चलो B2H4 थे। ठीक है, इसमें से 2 हाइड्रोजन हम हटा दिए, 2 H प्लस हटाए, मतलब क्या हो जाएगा, B2H2 माइनस का 2। तो देखो BnHn माइनस का 2 आ गया। तो हम लोगों को BnHn के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा जो भी कंपाउंड आएगा। जैसे मान के चलो दिया है B2H6। ठीक है, तो B तो 2 है ही, H भी 2 होने चाहिए, मतलब कितने H एक्स्ट्रा है, 4 H एक्स्ट्रा है। 4 और 2 6 है ना, तो हम लोग लिखेंगे B2H2 और इसमें से 4 हाइड्रोजन मतलब 4H प्लस माइनस कर दिए, तो क्या हो जाएगा, B2H6 में से 4 हाइड्रोजन माइनस कर देंगे तो B2H2, और ये 4 हाइड्रोजन माइनस किए तो यहाँ पे माइनस का 4 आ गया। तो ये कौन से वाले में आ गया, नीडो ग्रुप में। तो हम लोगों को जो भी बोरेन्स दिया रहेगा उसका अलग अलग ग्रुप बनाने को बोलेगा। ठीक है, कौन से वाले ग्रुप में आता है ये हम लोगों को पता करना है। तो इसमें क्या याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसमें ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कौन से ग्रुप में कौन सा वाला आता है। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया, इसको आप लिख भी सकते हो। इसमें एग्जाम्पल क्या लिखोगे, B2H6, इसमें क्या लिखोगे, इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हो B2H8, इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो B2H10, इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो B2H12। देखो दो दो का डिफरेंस है ना। तो कैसे याद करेंगे, याद करने का एक ट्रिक बना लेते हैं, कुछ भी ट्रिक बना ले चलेगा। तो ऐसा बना सकते हैं क्या, वैसे वर्ड्स थोड़े अच्छे हैं, तो सुपर से क्लोजो, सुपर से क्लोजो हाइपर हो गया, पर क्लोजो से नीडो की जगह नीचे लिख सकते हैं, है ना, नी आ जाएगा। क्लोजो से नीचे अर्चना हाइप, फिर कल हुई, हाइप या फिर हाइपर, ऐसा करके एक ट्रिक बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, सुपर से क्लोजो, क्योंकि ये दोनों क्लोजो ही है तो कोई बात नहीं, ऐसे बना सकते हैं सुपर से, या फिर ऐसे लिख सकते हैं सुपर से हाइपर हो गया, पर क्लोजो से नीडो नीचे अर्चना हाइपर कल हुई। ठीक है, कुछ भी ट्रिक बनाना रहता है बस याद करने के लिए, और अगर याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है, क्लोजो। क्या रहता है, क्लोजो का BnH2HN माइनस का 2,
फिर इधर जाते जाएंगे तो हाइपर और सुपर क्लोजो बस बचा, है ना, तीनों क्लोजो स्ट्रक्चर हो गए। तो BnHn -2 हो गया, BnHn, फिर BnHn+2, फिर इधर वाले याद कर देंगे नीडो, एरेक्नो, हाइपोक्लेडो। वैसे तो कोई ट्रिक की जरूरत है नहीं हमें, है ना। अब कैसे निकालेंगे, ठीक है, जब भी दिया रहेगा कोई भी कंपाउंड तो हम लोग उसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका तो हम लोगों को देखे थे ना कल। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल लिए, कैसे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस लिगेंड्स प्लस माइनस चार्ज प्लस क्या था, जो भी एनकैप्सुलेटेड स्पीशीज है, इक्वल टू हम लोग का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया था। अब क्या करेंगे, टोटल स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इसको हम लोग ज्यादातर बोलेंगे पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। कैसे निकालेंगे, PEC निकालेंगे, TVE माइनस नॉन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स। अब नॉन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, जो भी डी ब्लॉक के लिए रहता है 12n, और जो हमारे मेन ग्रुप सीरीज के लिए 2n। मतलब बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन दिखा हम लोगों को तो 2n डालेंगे, और क्या आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर दिखा, ये सब चीजें दिखी तो हम लोग क्या डालेंगे, 12n डाल देंगे, ठीक है। तो TVE मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना भी निकला उसमें 12n माइनस कर देंगे। फिर क्या आएगा, हमारा स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे आएगा, पेयर का मतलब ही यही है कि उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा, ठीक है। अब Z वैल्यू हम लोग को देखना है। यहाँ पे N क्या है, जो पीछे हम लोग देख रहे थे ना, नंबर ऑफ सेंट्रल एटम्स। कल से हम लोग यही देख रहे हैं कि N का मतलब होता है नंबर ऑफ सेंट्रल एटम्स। कल एग्जांपल बताई थी CO4 CO12 का, तो N क्या है, नंबर ऑफ सेंट्रल एटम्स, ठीक है। अब क्या होगा, Z वैल्यू आपका अगर N-1 है, सेंट्रल एटम से कम आ रहा है एक वैल्यू, मतलब मान के जो सेंट्रल एटम 4 है जैसे यहाँ पे, और N वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो वो सुपर क्लोजो हो गया। अगर 4 आ रहा है और ये 4 है तो क्लोजो। अगर 4 है सेंट्रल एटम और 5 आ रहा है तो नीडो, 6 आ रहा है तो एरेक्नो, 7 आ रहा है तो हाइपो, 8 आ रहा है तो क्लेडो। ये सिर्फ एग्जाम्पल है ना, इसको लिख मत देना, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए आपके कि N का मतलब सेंट्रल एटम है। अगर सेंट्रल एटम 6 दिया हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो N की वैल्यू 6 आई तो हाइपर क्लोजो, 6 से 1 ज्यादा आई तो क्लोजो, 2 ज्यादा आई तो नीडो। ये हमारा तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं CO6 CO16। CO मतलब कोबाल्ट, कोबाल्ट के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, मेथड 1 से हम लोग को करना है तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, 6 इंटू कोबाल्ट का कितना होता है 9, और कितने हैं 16 कार्बोनिल्स है तो 16 इंटू 2, 9 5 45, 9 6 54, 16 2 32, 54 प्लस 36 कितना हो गया, 86 हो गया, ठीक है। अब Z वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकेंड हम लोगों को निकालना है नॉन स्केलेट पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। कैसे निकालेंगे, 86 माइनस 12n, ठीक है। n कितना है 6, कोबाल्ट 6 है ना, तो कितना आ जाएगा, 12 6 72, तो आ गया ये 440, ठीक है। अब पेयर्स कैसे निकालते हैं, पेयर्स निकालते हैं हम लोग PEC/2 करके, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 14/2 मतलब 7। अब कितने थे सेंट्रल एटम, 6 में से कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 1 जोड़ेंगे तो ये किस में आ गया, N+1। N+1 मतलब हमारा क्या हो गया, क्लोजो स्ट्रक्चर, है ना, समझ में आ गया। तो ऐसे हमारा ये क्या आ जाएगा, क्लोजो स्ट्रक्चर, ठीक है। नोट डाउन करना है तो आप कर लीजिए, फिर एक और एग्जाम्पल सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। क्या है सेकेंड एग्जाम्पल, हम लोग देखते हैं IR4CO12 सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। एक बार आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखो इरिडियम कितने हैं, 4 है ना, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 4 इंटू, इरिडियम किस में आता है, कोबाल्ट के नीचे आता है ना, कोर अरे RHIR है ना, तो 4 इंटू 9 प्लस 12 इंटू 9 4 36 प्लस 12 2 24, कितना आ गया 60, है ना, 60 आ गया हमारा। अब क्या निकालेंगे, PEC कैसे निकालेंगे, 60 माइनस 12 इंटू N की वैल्यू 4, ये वाली N की वैल्यू है हमारी, ठीक है। तो ये हो जाएगा
12 4 जा 48 है ना। तो ये हमारा 12 आ गया। अब क्या करेंगे, पेयर्स निकालेंगे। पेयर्स मतलब 2 से डिवाइड कर देना, तो कितना आ जाएगा 6। अब सेंट्रल कितने हैं, 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 है ना। 4 + 2 6, तो किस फॉर्म में आ गया, n+2। तो n+1 क्लोजो था, क्लोजो के नीचे नीडो, क्लोजो के नीचे ही है मतलब नीडो, ठीक है। तो दूसरा वाला क्या आ जाएगा, ये हमारा नीडो स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम मेथड 2। मेथड 2 में हम लोगों को क्या करना है, BN वाला जो याद था ना, उस फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। अब देखो, ये तो हमारा बोरेन्स का हो गया, ये तो याद हो गया होगा। अब ये वाला हमारा किसका है, बोरेन्स का। ये वाला किसका है, मेन ग्रुप का। और ये वाला किसका है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, है ना। तो हम लोग पीछे जो देख रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये कितना आया था 86, 86 को हम लोग 14 से डिवाइड करेंगे। तो 14 कितने से 86 आएगा, तो 14 × 6 करने से क्या आता है 84। 84 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा करने से 86, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 14 × 6 + 2। मतलब ये किस फॉर्म में आ गया, 49 + 2 के फॉर्म में। देखो क्लोजो था ना, उस तरीके से भी क्लोजो आ गया। और डायरेक्ट हम लोग टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 14n ± x के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 14 से डिवाइड करेंगे, देख लेंगे रिमाइंडर कितना आ रहा है, उसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे कौन सा स्ट्रक्चर है, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं उस हिसाब से। अगर मेन ग्रुप के आए बोरॉन वगैरह तो 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। इरिडियम का ट्राई करें, एक बार आप लोग खुद ट्राई करो, कितना दिया हुआ है 60, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू कितनी है 4, तो 14 × 4 करो, कितना आएगा 56। 56 में कितना जोड़ोगे 60 आएगा, 56 + 4 करेंगे तो 60। तो मतलब क्या होना चाहिए, 14n + 4 वाला होना चाहिए, है ना। अब देख लो 14n + 4 किसमें है, 14n + 4 हमारा यहाँ पर है नीडो में। देखो उस मेथड से भी नीडो है, इस मेथड से भी। इसके लिए बस आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आएगा, जब हम लोग नॉन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स देख रहे थे तब 12n से इंटू कर रहे थे, और यहाँ पर देख रहे हैं तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 14n के हिसाब से देख रहे हैं। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो भी मेथड आपको सही लगे वो मेथड करना है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बोरॉन्स के लिए क्या होता है। ये तो हम लोग जो भी कंपाउंड्स थे हमारे OMC वाले वो देख रहे थे। अब हम लोग देख लेते हैं बोरॉन के कंपाउंड आएंगे तो कैसा होगा, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन किसके किसके इक्विवेलेंट है, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे ना कि जो भी बोरॉन वाले कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो तो बोरॉन वाले हैं ही, उसमें पता चल जाएगा कि बोरॉन कितने नंबर में, हाइड्रोजन कितने नंबर में। अब देखो उसके अलावा कार्बन वगैरह आया तो वो सारी चीजें तो यहाँ पे मेंशन नहीं है ना, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बोरॉन और कार्बन सारे के सारे को एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो जो कार्बन कार्बन नाइट्रोजन ये सारे फैमिलीज वाले होंगे ना, इनके हिसाब से बोरॉन और हाइड्रोजन में ऐसे लिखना पड़ेगा। मतलब क्या है, अगर C(B2H6) दिया है फॉर एग्जाम्पल, तो कार्बन की जगह क्या लिखना पड़ेगा, BH लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे B2H6 एज इट इज रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, बोरॉन 1 2 3 और हाइड्रोजन 7, तो ये B3H7 के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। पहले B2H6 था, कार्बन के कारण क्या हो गया B3H7। अगर इसकी जगह सिलिकॉन होता या कार्बन का कोई भी ग्रुप होता तो हम लोग यही लिखते, क्या लिखते, BH। वैसे ही अगर यहाँ पे नाइट्रोजन होता तो हम लोग क्या लिखते, BH2 लिखते, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है उसका 5 वैलेंसी होता है ना। देखो बोरॉन में इसलिए हम लोग 2 डाल रहे हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर और ये सब चीजें मैटर करती हैं एक्चुअली, ठीक है। क्यों मैटर करती है, आइसोलोवर प्रिंसिपल में हम लोग देखेंगे। तो ये चीज आप लोग बहुत ईजी है, याद कर लो। कार्बन फैमिली मतलब बोरॉन में 1 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मतलब बोरॉन में 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में बोरॉन प्लस 3 हाइड्रोजन, और फ्लोरीन में बोरॉन प्लस 4 हाइड्रोजन, है ना। अब सैंपल्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे C(B3H9), दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं P4,
तीसरा लिख सकते हैं SB3H8 माइनस। ये कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो कार्बन, कार्बन मतलब क्या हो गया, BH है ना, बोरॉन के बाद ही आता है तो एक हाइड्रोजन। फिर क्या है यहाँ पे B3H9, अब सबको जोड़ के लिख देंगे B4H10। अब B4 मतलब H4 होना चाहिए, कितना जुड़ेगा यहाँ पे 6 जुड़ेगा, मतलब ये आ जाएगा B4H4 माइनस 6 के फॉर्म में। ठीक है, मतलब क्लोजो में -2, नीडो में -4, उसके नीचे वाला एरेक्नो, तो एरेक्नो में क्या आना चाहिए -6, तो ये वाला कौन सा होगा, एरेकेनो। ठीक है, P4 फॉस्फोरस किस में आता है, बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली में आता है फॉस्फोरस। तो इसमें क्या लेते हैं, बोरॉन और 2 हाइड्रोजन, कितने बार हैं, 4 बार, तो इंटू करेंगे तो B4H8, तो ये क्या हो जाएगा B4H4 प्लस 4, तो B4H4 का पावर -4 हो जाएगा, 4 H प्लस को हटाए तो -4, तो क्या हो जाएगा, क्लोजो के नीचे नीडो आता है ना, तो ये वाला हमारा नीडो स्ट्रक्चर हो जाएगा। वैसे ये देखते हैं सल्फर, सल्फर कौन से ग्रुप का है, ऑक्सीजन ग्रुप का है, तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, BH, BH2, BH3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा BH3 इसका, अंदर B3H8 के साथ -1, ध्यान देना -1 भी है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा B4H11 और इधर -1, तो ये कैसे हो जाएगा B4H4, 4 में से कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा B4H4 7 माइनस, और इधर एक तो माइनस है ही, तो कितना हो गया -8। अब -8 आ गया तो क्या हो जाएगा, क्लोजो, नीडो, एरेक्नो, हाइपो, फिर क्लेडो, तो ये वाला हमारा हाइपो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे हम लोगों को बोरॉन्स के निकालने हैं। ठीक है, अगर दोनों मिक्स दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है हमारे पास, कार्बोरेंस भी दिया हुआ है प्लस कोई भी कंपाउंड भी दिया हुआ है, तब कैसे करना है ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है NiCO2, ठीक है, NiCO2, और इधर दिया हुआ है PB10H11। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे, 2 तरीका है निकालने का, एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, दूसरा हम लोग मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रूल वाला हिसाब से, या तो फिर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों को पहले अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद मर्ज करेंगे। ठीक है, तो ये वाला तो अभी हम लोग देखें, फॉस्फोरस मतलब BH2 है ना, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, B10H11 कितना हो गया 11B, और ये 13, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो गया 13, तो ये हो गया B11H13। अब निकल देखो कौन से ग्रुप में आता है, हमारा निकल आता है क्या बोलते, आयरन, कोबाल्ट, निकल, 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसका 10 इलेक्ट्रॉन प्लस कितना हो गया कोबाल्ट का, सॉरी कार्बोनिल का 2, तो 2 दूनी 4, तो 10 + 4 कितना हो गया ये 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा फैमिली होता है हमारा, कार्बन फैमिली। ठीक है, इसको BH लिखा जाता है, तो ये वाला BH हो गया, ये हो गया B11H13, ये हो जाएगा B12H14, मतलब ये हो जाएगा B12H12 + 2, ये हो जाएगा B12H12 का पावर -2, मतलब कौन सा आ गया, ये क्लोजो आ गया। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वहां से करके भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड मेन हमारा आता है आइसोलोबल, इससे रिलेटेड मेन हमारा आता है आइसोलोबल प्रिंसिपल में। ठीक है, आइसोलोबल प्रिंसिपल होता क्या है एक्चुअली हमारा, जब हम लोग
इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फ्रेगमेंट्स को आपस में कंपेयर करते हैं, मतलब कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। और ये वाला जो OMC वाले जो हमारे कंपाउंड्स हैं, तो जब हम लोग इनको कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि दो सेम फ्रेगमेंट्स हों तो उनको आइसोलोबल बोलते हैं। अब वो सेम किस किस बेसिस में होंगे, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के हिसाब से सेम होंगे, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है, नंबर ऑफ फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वो सिमिलर शेप, सिमेट्री और रेडियल एक्सटेंट का होना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी का होना चाहिए और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लस्टर बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। इन शॉर्ट हम लोग क्या करेंगे, उनको रिड्यूस करेंगे और देखेंगे कि वो सेम टाइप में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर सेम टाइप का स्ट्रक्चर होगा तो हम लोग बोलेंगे कि वो फ्रेगमेंट्स सेम है, ठीक है। तो इनको किस हिसाब से ऐसे बनाया जाता है, ये टीयर ड्रॉप टाइप का। अगर आप लोग पिछले साल मतलब दिसंबर 23 का देखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन एक आया हुआ है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन फ्रेगमेंट, ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट और हेट्रो, हेट्रो मतलब जो दोनों से रिलेटेड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑर्गेनिक का मिक्सचर है, तीनों में क्या होगा, आइसोलोबल होंगे, तब वो मतलब सेम होंगे, ठीक है। तो अब आइसोलोबल कैसे होते हैं, जब अगर किसी कोऑर्डिनेशन नंबर का फ्रेगमेंट का किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले का फ्रेगमेंट कितना है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट का 4 होना चाहिए। जैसे अगर ये Ml6 है, मान के चलो FeCl6 है जस्ट फॉर एग्जांपल, तो ये क्या होना चाहिए, CH4, इस टाइप से ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट होना चाहिए। अगर ये Ml5 है तो ये CH3, अगर Ml4 है तो ये CH2, Ml1 है तो ये CH1, मतलब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 3, 2, 1 चलेगा और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 5, 4 और 3 चलेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर बैलेंस कर लिए, अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करेंगे। देखो वहां पर आया था ना 14 इलेक्ट्रॉन, तो उसके जगह हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन वाला ग्रुप, मतलब B और H लिए थे। बोरॉन का इलेक्ट्रॉन कितना, 3 और हाइड्रोजन का 1, तो इस हिसाब से हम लोगों ने पीछे 14 इलेक्ट्रॉन के लिए BH लिखा था, ठीक है। तो अब अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट 8 इलेक्ट्रॉन का होगा, अगर कोऑर्डिनेशन फ्रेगमेंट 17 इलेक्ट्रॉन का है तो ये ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट 7 इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए, ठीक है। अगर वो 16 इलेक्ट्रॉन का है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए, मतलब हम लोग दोनों देखेंगे, उस हिसाब से देखेंगे। अगर दोनों सेम हो रहा है मतलब कि क्या है, वो फ्रेगमेंट्स आइसोलोबल हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, आइसोलोबल प्रिंसिपल के भी, प्लस मेटलोबोरेंस का कौन सा टाइप का स्ट्रक्चर और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आइसोलोबल का बस मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दी हूँ ताकि नेक्स्ट क्लास में हेक्टिक ना हो, तो ये अच्छे से रिवाइज करके रखना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, वो सारे क्वेश्चंस जो भी PYQs में आए हुए हैं, और ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।